सुबह के सूरज की पहली किरणें जैसे ही पैटर्न वाली खिड़की से अंदर आई, फर्श पर रोशनी के धब्बे दिखाई दिए, जो खिलते हुए फूल की तरह एक छवि बना रहे थे, गर्म और सुंदर। कमरे में हरे कमल पर पैर क्रॉस करके बैठे जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। काली पुतली से निकलने वाली एक हल्की हरी चमक अचानक चमक उठी और कुछ सेकंड में गायब हो गई। अपने शरीर को तानते हुए जियाओ यान ने ठंडी सुबह की हवा की एक हल्की सांस ली। उसके दिल और फेफड़ों के बीच एक आरामदायक एहसास उमड़ पड़ा जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गया। एक रात के आराम के बाद जियाओ यान के चेहरे पर थकान पूरी तरह से गायब हो गई थी। वो धीरे से ग्रीन लोटस सीट से नीचे आया। उसकी हथेली की एक लहर के साथ ग्रीन लोटस सीट हरे रंग की रोशनी के धुंधलेपन में बदल गई और स्टोरेज रिंग में वापस चली गई। अपने कपड़े ठीक करते हुए जियाओ यान ने दरवाजा खोला और लिविंग रूम में प्रवेश किया। अपनी आंखें घुमाते हुए उसने पाया कि हाइबो डोंग पहले ही जाग चुका था और चुपचाप खिड़की पर खड़ा था, अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए शोरगुल वाली सड़क को खिड़की से बाहर देख रहा था। ये जानते हुए कि जियाओ यान बाहर आ गया है, हाइबो डोंग ने अपने दांत दिखाते हुए मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुमने अच्छी तरह से समायोजित कर लिया है ना? मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने एक चौड़ा काला लबादा निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज मुक कबीले के व्यस्त होने का फायदा उठाते हैं। हम पहले किंगलिंग की तलाश में अंदर जाएंगे, फिर हम मुक कबीले के बूढ़े आदमी को एक अच्छा जन्मदिन मनाएंगे। तुम्हारे चेहरे पर जानलेवा भाव देखकर ऐसा लगता है कि मुक कबीले का खुशी का मौका जल्दी ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था में बदल जाएगा। हाइबो डोंग ने जियाओ यान के चेहरे पर ठंडे भाव को देखा और मजाक करते हुए एक भौं उठाई। चूंकि वो लोगों को डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी को नष्ट करने का आदेश दे सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बदला लेने के लिए उसके पास कुछ तैयारी होनी चाहिए। हालांकि मैं इस समय उसके परिवार को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन बूढ़े आदमी को मारने में संकोच करने का कोई कारण नहीं है। जियाओ यान ने अपने दोनों हाथों को अपनी आस्तीन में डाला, मुस्कुराया और कहा, इसके अलावा मुक कबीले ने अपना मुख्य समर्थन खो दिया है। मुझे डर है कि उनके कबीले की स्थिति तेजी से कम हो जाएगी। उस समय पूर्वी प्रांत के 3 बड़े कबीले मो कबीले के क्षेत्र को हड़पने की कोशिश नहीं छोड़ेंगे। क्या आपको डर नहीं है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय बदला लेने में उसकी मदद करने आएगा? बूढ़े आदमी है, क्या आपको लगता है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय एक छोटे मंत्री की मौत के कारण दोडू हुआंग अभ्यासियों को मारने आएगा? जियाओ यान मुस्कुराया। दोडू हुआंग अभ्यासी? हैबो डोंग ने पलकें झपकाई। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैंने पहले ही कहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इसमें घसीटो। ये तुम्हारे और उनके बीच का मामला है और मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। क्या बूढ़ा आदमी है मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से डरता है? जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा, आह, मुझे भड़काने और लड़ने के लिए ऐसे घटिया तरीकों का इस्तेमाल न करें। हालांकि मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से सावधान हूं, लेकिन मुझे डरने में बहुत समय लगेगा। मैं उन्हें बिना किसी कारण के नाराज नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारे कारण। एक बार जब मेरा तुम्हारा कर्ज खत्म हो जाएगा, तो मैं अपनी आजादी वापस पा लूंगा और ऊंचे आसमान और विस्तृत भूमि पर चला जाऊंगा। हाइबो डोंग ने पीछे हटने के शब्द कहे। एक शानदार लकड़ी के टेबल कप के साथ खेलते हुए जियाओ यान ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की और फिर अपनी आंखों को हाइबो डोंग पर ऊपर नीचे घुमाया, प्रामाणिक रूप से मुस्कुराते हुए। बूढ़े आदमी हैं, तुम अभी किस स्टार वाले डूहुआंग हो? 2 स्टार। तुम क्यों पूछ रहे हो? इस सवाल का सामना करने पर हाइबो डोंग का चेहरा सख्त हो गया और उसने कड़वाहट से जवाब दिया, ओह, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि सील होने से पहले आपके पास कितने सितारे थे? जियो यान के चेहरे पर एक विश्वासघाती मुस्कान थी, जैसे एक लोमड़ी एक लालची खरगोश को घूर रही हो। 5 सितारा। हाइबो डोंग ने जियो यान की ओर देखते हुए कहा,
5 सितारा डू हुआंग। तो ऐसा लगता है, हालांकि बूढ़े आदमी हाई की सील टूट गई थी, फिर भी वो अपने पिछले शिखर पर वापस नहीं आ सकता है। जियो यान ने कुछ अफसोस के साथ कहा। अपना मुंह फुलाते हुए हाई बो डोंग ने जियो यान की ओर अपनी आस्तीन लहराई और कहा, मुझे दशकों से सील किया गया है। मेरी ताकत का एक पल में वापस आना असंभव है। मुझे केवल शायद 4 से 5 साल लगेंगे, इससे पहले कि मेरी ताकत अपने चरम पर वापस आ जाए। हाँ, मुझे डर है कि बूढ़े मिस्टर हाई खुद अपने शब्दों के बारे में निश्चित नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कभी-कभी खोने के बाद अपनी ताकत वापस पाने में पदोन्नति के लिए आवश्यक समय से अधिक समय लग सकता है। कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा? जियाओ यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जियाओ यान, तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाइबो डोंग ने पूछा और जियाओ यान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान को देखते हुए भौहें सिकोड़ ली। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मैं ओल्ड मिस्टर हाई को 1 साल के भीतर सील से अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने में सक्षम हो सकता हूं, और वो भी बिना किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव के। जियाओ यान की उंगलियों ने लकड़ी पर कप को धीरे से थपथपाया और हंसी। जियाओ यान ने जो कुछ कहा था, उसे सुनकर हाइबो डोंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी धुंधली पुतलियां आश्चर्य से भर उठीं, लेकिन कुछ ही पलों में वे सामान्य हो गई। हरे रंग की लपटों को ध्यान से देखते हुए उसने झिझकते हुए पूछा, किस तरह से? क्या तुमने कभी आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल के बारे में सुना है? जियाओ यान ने अपनी पतली उंगलियों से धीरे से टैप करते हुए पूछा। हाइबो डोंग की थोड़ी चकित नजर को देखकर वो हंसे बिना नहीं रह सका। ये एक तरह की टियर 5 गोली है। हालांकि ये बहुत उच्च श्रेणी की नहीं है, लेकिन गोली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री मिलना काफी मुश्किल है। इसका काम सील्स या चोटों के कारण शरीर की ताकत में कमी को पूरी तरह से ठीक करना है। इस तरह की गोली ओल्ड मिस्टर हाई के लिए बहुत उपयुक्त है। आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल? हाइबो डोंग ने अपने चेहरे पर खुशी के एक खास भाव के साथ कई बार बड़बड़ाया। उसकी आंखें जियाओ यान पर टिकी हुई थी। उसने अपने होंठ चाटे और कहा, अच्छा, तुम्हें भुगतान के रूप में क्या चाहिए? हाइबो डोंग को यकीन नहीं हो रहा था कि जियाओ यान, जो तब तक सुबह नहीं उठता जब तक कि कोई मुनाफा ना हो, इतना दयालु होगा और बिना किसी कारण के उसकी मदद करेगा। हे, ये सुनने के बाद जियाओ यान एक चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। चूंकि आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल जड़ी बूटियां एक साथ रखना काफी मुश्किल है, इसलिए इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। मैं गोली के लिए जरूरी जड़ी बूटियों का ध्यान रखूंगा। हालांकि आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल को परिष्कृत करने से पहले ओल्ड मिंस्टर हाई को मेरे साथ रहना होगा। आप एक दीर्घकालिक योद्धा की तलाश में हैं, है ना? हाइबो डोंग ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा। तुरंत जियाओ यान के उद्देश्य का अनुमान लगा लिया। जियाओ यान के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने हाइबो डोंग की बातों का खंडन नहीं किया। जियाओ यान के मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए हाइबो डोंग ने भौहें सिकोड़ी। उसके चेहरे पर नाखुशी झलक रही थी। कोई बात नहीं। हाइबो डोंग एक मजबूत डू हुआंग था और स्वाभाविक रूप से उसे जियाओ यान द्वारा उसे एक लड़ाकू के रूप में इस्तेमाल करने देने पर बहुत खुशी नहीं हुई। बूढ़े मिस्टर हाई, आपको पता होना चाहिए, अपनी ताकत पर भरोसा करें। अगर कुछ खास किस्मत ना हो तो मुझे डर है कि 1 दशक के भीतर अपने चरम पर वापस लौटना आपके लिए बेहद मुश्किल है। जब तक आप थोड़े समय के लिए एक गार्ड के रूप में मेरे साथ रहेंगे, आप 1 दशक बचा सकते हैं। ये सौदा वाकई अच्छा लग रहा है। क्या आपको पता है कि 1 दशक में आप कितनी चीजें कर सकते हैं? जियाओ यान ने चिढ़ाते हुए कहा। हाइबो डोंग के दिल में कमजोर आखिरी रक्षा को मारना जारी रखा। एक शांत भाव धारण किए हुए हाइबो डोंग का दिल संघर्ष करता रहा। जियाओ यान ने फिर से बोलने की जहमत नहीं उठाई। चुपचाप एक कुर्सी पर बैठकर हाइबो डोंग के जवाब का इंतजार करते हुए। विशाल लिविंग रूम में थोड़ा नीरस और खामोश माहौल था। काफी देर बाद हाइबो डोंग ने अनिच्छा से आह भरी और जियाओ यान को घूरते हुए देखा।
धीमी आवाज में उसने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वे जड़ी बूटियां कितनी दुर्लभ हैं। मैं तुम्हें 1 साल देता हूं। इस साल के भीतर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। हालांकि तुम्हें उन जड़ी बूटियों को एक साथ लाना होगा और फिर इस समयावधि में आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल को परिष्कृत करने में मेरी मदद करनी होगी। अन्यथा यदि तुम जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में कई साल बिताते हो, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कई सालों तक तुम्हारे साथ रहना होगा? ओह, कोई बात नहीं। ये सुनकर जियाओ यान ने थोड़ा हाथ हिलाया और जवाब दिया। मुस्कुराते हुए और अपना सिर हिलाते हुए उसने सोचा, एक डू हुआंग स्तर का अंगरक्षक, ये एक दुर्लभ घटना के रूप में गिना जा सकता है। भविष्य में वो राक्षसी और अत्याचारी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को नाराज कर सकता है और उसके साथ ऐसा मजबूत और अनुभवी व्यक्ति होने से उसकी बहुत ताकत बच जाएगी। हालांकि याओ लाओ और जियाओ यान ने गुप्त रूप से हाइबो डोंग के शरीर में कुछ डाला था, लेकिन जियाओ यान ने ऐसी बातें जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। चाहे जो भी हो, हाइबो डोंग अभी भी एक बहुत ही उच्च गरिमा वाला डू हुआंग अभ्यासी था। वो दूसरों के साथ लेन देन कर सकता था, लेकिन धमकियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। अगर जियाओ यान वास्तव में हाइबो डोंग के शरीर के भीतर इस चीज का उपयोग करके उसे तनाव में डालने और उसे अपना संरक्षक बनने के लिए मजबूर करने पर जोर देता, जैसे ही वो इसे सुनता, एक बार प्रतिष्ठित जिया मा साम्राज्य बर्फ सम्राट अपने जीवन की परवाह किए बिना तुरंत क्रोध में हमला कर देता। याओ लाओ के संरक्षण के साथ भी पागल हो चुके डू हुआंग के साथ लड़ाई निश्चित रूप से अच्छे परिणाम में समाप्त नहीं होगी। इसलिए यदि इस समस्या को हल करने के लिए पारस्परिक रूप से संतोषजनक स्थितियों का उपयोग करना संभव था, तो ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा परिणाम था। हाइबो डोंग के थोड़े असहाय चेहरे को देखते हुए जियाओ यान की हथेली ने भारी जुआन शासक को धीरे से सहलाया, जो उसके काले लबादे के नीचे छिपा था। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान दिख रही थी। इस साल में उसे जिन मुश्किल कामों का सामना करना पड़ेगा, उनके बारे में सोचने के बाद हाइबो डोंग ने अपनी स्थानिक अंगूठी से चर्मपत्र का एक टुकड़ा निकाला और मेज पर फेंक दिया। असहाय होकर कहा, यह कल रात अभ्यास करते समय सड़कों पर जाने का फल है। ये मो कबीले का एक कच्चा नक्शा है। इस नक्शे के साथ आपको किंगलिंग नामक छोटी लड़की को खोजने में सफलता मिलनी चाहिए। ये सुनकर जियाओ यान के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। उसने नक्शा पकड़ा और उसे ध्यान से देखा। वो अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और बोला, ऐसा लगता है कि मिस्टर हाई को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करना एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय था। जियाओ यान की प्रशंसा का सामना करते हुए हाइबो डोंग का मुंह थोड़ा सा हिल गया, बहुत अधिक परेशान नहीं हुआ। नक्शा देखने के बाद जियाओ यान ने सावधानी से नक्शा दूर रखा और खड़ा हो गया। उसके बड़े काले लबादे का हुड नीचे रखा गया था, जिससे जियाओ यान अचानक ऐसा लग रहा था जैसे वो छाया में लिपटा हुआ हो। चलो वो कबीले की ओर चलते हैं। अपने शरीर को कसकर लपेटे हुए जियाओ यान ने हाइबो डोंग को देखकर मुस्कुराया और कमरे के दरवाजे की ओर मुड़ा। उसके पीछे हाइबो डोंग ने भी अनिच्छा से काला लबादा पहन लिया और जियाओ यान के साथ कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलते ही जियाओ यान ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया, फिर गलियारे से नीचे चला गया। उसके बाद सीढ़ियां चढ़ी। सराय के दरवाजे के पास चांद के रंग का एक टाइट फिटिंग गाउन पहने एक नाजुक महिला चुपचाप खड़ी थी। चांद के लबादे में लिपटी उसकी बेहद आकर्षक आकृति में एक अनोखा आकर्षण था। इस समय वो मुस्कुरा रही थी और लिंग लिन के बगल में खुशी से बातें कर रही थी। हॉल में कई उग्र निगाहें चुपचाप उस सुंदर कोमल शरीर पर केंद्रित थी। सीढ़ियों की आखिरी उड़ान से धीरे धीरे नीचे उतरने के बाद जियाओ यान ने अचानक अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उस पल सामने के दरवाजे की ओर लापरवाही से देखा। जब उसकी नजर इधर उधर गई तो उसने चांद के लबादे में
एक अप्राप्य स्वभाव वाली महिला का हल्का सा निशान देखा। अचानक उसके चलते हुए पैर जम गए। ऐसा लगा जैसे जियो यान को बिजली का झटका लगा हो और वो वही अकड़ गया हो। जियाओ यान की आंखें मुख्य द्वार पर मधुर और धीमे स्वर में हंसती चांदनी में लिपटी महिला को ध्यान से घूर रही थी। उसका चेहरा जो अंधेरे की छाया में छिपा हुआ था, अचानक मुस्कुराहट से काले रंग में बदल गया। हालांकि 3 साल बीत चुके थे और उन दोनों में बहुत बदलाव आए थे, फिर भी वो उस महिला में नालान यानरान की बिगड़ी हुई छाया देख सकता था। उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी और उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए थे, जिससे धड़कते हुए दर्द की लहरें निकल रही थी। बिना पलक झपकाए जियाओ यान चांदनी में लिपटी महिला की भौहों और मुस्कुराहटों को घूर रहा था। एक ऐसा क्रोध जिसे नियंत्रित करना मुश्किल था, अचानक उसके दिल से बाहर निकल आया। उसने शायद ये पिछले 3 साल मिस्टी क्लाउड सेक्ट में आराम से बिताए होंगे। उसके बारे में क्या? वो अनगिनत बार मौत की धार से बाल बाल बच गया था। शायद उसे पता नहीं था, लेकिन हर बार जब जियाओ याओ अपनी कठोर ट्रेनिंग के दौरान जो कुछ भी सहन कर सकता था, उसकी सीमा तक पहुंचने वाला था, तो वो अपनी मुट्ठी को मजबूती से बंद कर लेता और उसके कारण क्रूरता से इसे सहन करता। जियाओ यान का शरीर थोड़ा कांप उठा। लगभग तुरंत ही जियाओ यान के शरीर के भीतर से एक भयंकर क्यू अचानक बाहर निकल आया। जियाओ यान के पीछे चल रहे हाइबो डोंग ने जब जियाओ यान की अनियंत्रित क्यू को बाहर निकलते हुए महसूस किया, तो वो खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वो तुरंत और जल्दी से जियाओ यान के पीछे धीरे से चिल्लाया। हाइबो डोंग की आवाज, जिसमें कुछ बर्फीली डू क्यू थी, जियाओ यान के कानों में पहुंची, जिससे जियाओ यान धीरे धीरे उस अकथनीय भावना से उबर गया जो अचानक उसके दिल में उमड़ आई थी। जियाओ यान ने ठंडी हवा का एक गहरा घूंट अंदर लिया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अपने दिल में उसने चुपचाप बुदबुदाया, कितना अप्रत्याशित। वास्तव में ये अप्रत्याशित था। 3 वर्षों के दौरान उसके सामने थोड़ी दूर पर खड़ी खूबसूरत महिला व्यावहारिक रूप से उसके लिए अकेले कठिन प्रशिक्षण को बलपूर्वक सहन करने की प्रेरणा थी। अब जब वो अचानक उससे मिला था, तो वो जो भावनाएं महसूस कर रहा था, उसने उसे लगभग आवेग में आकर काम करने और बाकी सब कुछ भूल जाने के लिए प्रेरित किया था। ये वाकई बहुत अप्रत्याशित है। याओ लाओ की शांत करने वाली हंसी भी धीरे धीरे जियाओ यान के दिल में गूंजने लगी। पूरे समय कठिन प्रशिक्षण के दौरान जियाओ यान के साथ रहने के कारण याओ लाओ स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से समझ गया कि जियाओ यान के दिल में सामने वाली महिला की किस तरह की गहरी छाप थी। भले ही जियाओ यान के गौरव को कुचलने के बाद ये छाप पीछे रह गई हो, चाहे कोई इसे कैसे भी कहे, जियाओ यान के दिल में इस महिला की स्थिति जुन एर से तुलना की जा सकती है, जिसकी जियाओ यान बेहद परवाह करता था। बेशक जियाओ यान की दिशाएं और भावनाएं दोनों से बिल्कुल अलग थी। एक निश्चित दृष्टिकोण से अगर एक महिला हर पल एक आदमी को अपनी याद दिलाने में सक्षम थी, तो ऐसा लगता था कि वो सफल रही है, चाहे उसके इरादे कुछ भी हों। काले लबादे में अपना हाथ बढ़ाते हुए जियाओ यान ने अपने चेहरे को रगड़ने के लिए बहुत ताकत लगाई, जब तक कि उसके नाजुक और सुंदर चेहरे पर चमकीले लाल रंग के निशान नहीं उभर आए। तभी जियाओ यान रुका। उसने 1-2 बार गहरी सांस ली। अंत में उसने धीरे धीरे अपने मूड को एडजस्ट किया। उसकी निगाह में कुछ ठंडक थी, जो नलन यानरान और उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी पर घूम रही थी, जिसने भी जियाओ यान पर बुरा प्रभाव छोड़ा था। अपने दिल में उसने धीरे से पूछा, शिक्षक, क्या आप जान सकते हैं कि उसकी वर्तमान ताकत क्या है? यह सुनकर याओ लाओ एक पल के लिए चुप हो गया। एक पल बाद उसने जवाब दिया, नहीं कर सकता। यह शब्द सुनकर जियाओ यान का दिल अचानक डूब गया। वो स्तब्ध रह गया और उसने अपने दिल में एक अनैच्छिक चीख निकाली, नहीं कर सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? शिक्षक की ताकत के साथ
आप वास्तव में उसकी नींव का पता लगाने में असमर्थ हैं? मुझे मत बताओ कि इन 3 वर्षों में वो वास्तव में डू हुआंग या उससे भी ऊपर उठ गई है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियाओ यान को इस हद तक खुद को खोते हुए देखकर याओ लाओ को समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसने आगे कहा, यह उसकी वजह से नहीं है कि मैं उसकी असली ताकत का पता लगाने में असमर्थ हूं। उसका शरीर ऊर्जा फिल्म की एक परत से ढका हुआ है। ये ऊर्जा फिल्म की परत है जो मेरी आध्यात्मिक धारणा को जांच करने से रोकती है। मेरे अनुभव के अनुसार उसके पास कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो लोगों की जांच को रोक सके। इसलिए आपको बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप भविष्य में उससे लड़ेंगे तो उसकी असली ताकत स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगी। याओ लाओ ने सांत्वना दी। हूं। यह सुनकर जियाओ यान ने राहत की सांस ली। उसने धीरे धीरे अपने दिल में भावनाओं को दबाया, अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठे हाई बो डोंग से धीरे से कहा, मैं ठीक हूं। तुम्हें क्या हुआ? हाई बो डोंग कुछ हैरान था क्योंकि वो अपने बगल में बैठे युवक को देख रहा था जो काले लबादे में ढका हुआ था। इस अवधि के दौरान वे एक दूसरे को जान चुके थे। ये पहली बार था जब हाइबो डोंग ने जियाओ यान को खुद को इस हद तक खोते हुए देखा था कि वो अपने शरीर में क्यूई को नियंत्रित नहीं कर सकता था। ये कुछ भी नहीं है। जियाओ यान ने अस्पष्ट रूप से अपना सिर हिलाया। फिर उसने उसे थोड़ा ऊपर उठाया और महसूस किया कि हॉल के भीतर असंख्य स्तब्ध निगाहें उस पर टिकी थी, क्योंकि उसने कुछ क्षण पहले अचानक क्यूई को फूटने दिया था। इन निगाहों के बीच जियाओ यान को स्पष्ट रूप से एक शांत नजर का एहसास हो रहा था जिसमें थोड़ी जिज्ञासा थी। अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसकी नजर काले आवरण से गुजरी और संयोग से मुख्य द्वार पर खड़ी चांद की पोशाक वाली महिला से नजरें बदल गई। वो उस खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली शक्ल को ध्यान से देखता रहा। अंदर से वो उस समय की युवती की आकृति को भी अस्पष्ट रूप से देख सकता था। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जियाओ यान की मुट्ठी ने धीरे से उसकी छाती पर जोर से प्रहार किया और एक बार फिर उसके दिल में उठे गुस्से के निशान को बलपूर्वक दबा दिया। उसने अपने बगल में हाई बो डोंग का सामना किया और धीरे से कहा, चलो चलते हैं। जियाओ यान की हरकतों को देखकर, जो कुछ समय के लिए समझ से परे हो गई थी, हाई बो डोंग असमंजस में पड़ गया। कुछ समय बाद उसकी नजर मुख्य द्वार पर चांद की पोशाक वाली महिला की ओर गई और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसके दिल में उसे कुछ अस्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था। हाई बो डोंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और तेजी से उसके पीछे चल दिया। एक आगे और एक पीछे जियाओ यान और हाई बो डोंग मुख्य द्वार की ओर चले गए, दो रहस्यमय लोगों को देखते हुए जिनके पूरे शरीर पर काले वस्त्र लिपटे हुए थे। नालन यानरान कुछ हद तक दिलचस्पी ले रही थी क्योंकि उसने अपनी लंबी पलकें झपकाई। उसकी नजर एक पल के लिए जियाओ यान के शरीर पर रुक गई। किसी अज्ञात कारण से ये काले वस्त्र वाला व्यक्ति उसे एक अकथनीय एहसास दे रहा था। बेशक ये एहसास स्वाभाविक था, एक पुरुष और एक महिला के बीच का नहीं। इसके बजाय ये किसी दुश्मन को महसूस करने जैसा था। नालन यानरान के सफेद हाथ ने उसके माथे को रगड़ा और उसने अपने सिर से ये कुछ हद तक हास्यास्पद और अकथनीय विचार निकाल दिया। उसने अपना सिर झुकाकर लिंग लिन को देखा और धीरे से हंसी। मुझे लगता है कि उन दोनों ने ही कल तुम्हें नाराज किया होगा, है ना? लिंग लिन ने शर्मिंदगी में अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों के कोने ने कुछ हद तक डरपोक तरीके से दो काले वस्त्रों को देखा। वो जानती थी कि अपनी हैसियत के बावजूद वो वास्तव में ऐसे ताकतवर लोगों की नजर में एक आम इंसान से अलग नहीं थी। अगर वो वाकई इन लोगों को गुस्सा दिलाती, तो अगर वे गुस्से में उसे मार देते, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। ये देखकर कि लिंग लिन ने अपना सिर हिलाया, नालन यानरान ने मुड़कर धीरे से गे ये से पूछा, अंकल गे, क्या आप इन दो लोगों की ताकत को देख सकते हैं? मिस,
क्या आप मेरी इन बूढ़ी हड्डियों को ज्यादा नहीं आंक रहे हैं? ये सुनकर गे ये ने जोर से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी धुंधली नजर एक चील की तरह थी जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दो लोगों को देख रहा था। उसने आह भरी, मैं इन लोगों में से किसी की भी नींव को नहीं देख सकता। जाहिर है उनकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। गे ये के ये शब्द सुनकर नालन यानरान के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इन 3 सालों के दौरान गे ये ने पहले ही 7 सितारा दाडू शी से 2 सितारा डू लिंग की ताकत हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। हालांकि इसमें एल्डर गुहे की औषधीय गोली की मदद शामिल थी, लेकिन उनकी वर्तमान ताकत को एक मजबूत व्यक्ति की तरह माना जा सकता है। कोई व्यक्ति जो जी ये से ऐसा मूल्यांकन प्राप्त कर सकता है, उसके पास कम से कम 5 सितारा या यहां तक कि 7 सितारा डूलिंग और उससे भी अधिक की ताकत होगी। शिक्षक ने जो कहा वो वास्तव में सच है। जियामा साम्राज्य में वास्तव में बहुत सारे मजबूत लोग छिपे हुए हैं। नालन यानरान ने अपने दिल में धीरे से आह भरी। हालांकि उसका इरादा ऐसे मजबूत लोगों से परिचित होने का था, लेकिन 2 लोगों की पोशाक से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि वे नहीं चाहते थे कि दूसरे उनकी पहचान जाने। चूंकि ये ऐसा था, नालन यानरान स्वाभाविक रूप से खुद को तिरस्कार में लाने की पहल नहीं करेगी। कोई इसे कैसे भी कहे, उसकी स्थिति उसे इस तरह से खुद को नीचा दिखाने की अनुमति नहीं देती थी। जूनियर यानरान, हाँ, मुझे वास्तव में खेद है। इन कुछ दिनों में कबीले में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से हमें अपने महत्वपूर्ण अतिथि की लगभग उपेक्षा करनी पड़ी। मुख्य द्वार से अचानक एक स्पष्ट हंसी की आवाज आई। कुछ ही देर बाद एक खूबसूरत युवक मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ अंदर आया। उसने नलन यानरान का सामना किया और मुस्कुराते हुए आत्मीयता से कहा। दरवाजे से प्रवेश करने वाले खूबसूरत युवक को देखते हुए जियो यान के कदम एक बार फिर थोड़े रुक गए। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये युवक वही खूबसूरत युवा साथी था जो 3 साल पहले नलन यानरान के साथ जियो कबीले के घर आया था और कबीले की रोमांटिक महिलाओं को उससे बहुत प्यार करने पर मजबूर कर रहा था। कि लगता है कि आज का माहौल वाकई सकारात्मक है। ये तीनों लोग वास्तव में एक बार फिर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। जियो यान ने अपना सिर हिलाया और अपने दिल में ठंडे स्वर में कहा, वरिष्ठ मोली, आप बहुत विनम्र हैं। नलन यानरान ने अचानक युवक से कहा तो उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान उभर आई। मुस्कान संयमित थी और युवक की आंखों में गर्मी के कारण कोई नरम नहीं हुई। नालन यानरान की कोमल मुस्कान देखकर मोली नामक युवक की आंखों में निराशा की लहर दौड़ गई। कुछ वर्षों तक साथ रहने के बाद जिस महिला को वो अपने दिल में देवी मानता था, उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। इससे वास्तव में उसके दिल में कुछ निराशा हुई। मोली की आंखों में निराशा तुरंत छिप गई क्योंकि उसने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर यानरान, तुम बाद में मेरे साथ मुझ कबीले में क्यों नहीं आती? ऐसा होता है कि ये एक ही दिशा में है। ये सुनकर नालन यानरान ने तुरंत मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। नालन यानरान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर मोली अपने दिल में कुछ हद तक प्रसन्न था। चाहे जो भी हुआ हो, इन कुछ वर्षों तक साथ रहने के बाद कम से कम कुछ परिणाम तो मिले। अगर ये कोई और होता जिसने ये पूछा होता तो नालन यानरान अपने संयमित तरीके से इस निमंत्रण को अस्वीकार कर सकती थी। इसलिए उनका मानना था कि उनकी असाधारण प्रशिक्षण प्रतिभा और शानदार उपस्थिति के साथ ये भावी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का नेता उनके हाथ से बच नहीं पाएगा। जब तक कि वो दृढ़ रहें, जब तक वो वास्तव में भविष्य में मेरी महिला बन जाती है, इस जियामा साम्राज्य में कौन मुझे अपमानित करने की हिम्मत करेगा? एक जंगली महत्वाकांक्षा जो किसी को नहीं पता थी, चुपचाप उसके दिल में उभरी। मोली की नजर अचानक जियाओ यान और हैबो डोंग पर पड़ी जो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। उसने कबीले में अपने चाचा से आज की रिपोर्ट को याद किया और जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ा।
वो उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते हुए मुस्कुराहट से भरा था। मोली की हरकत देखकर नालन यानरा ने भी कुछ दिलचस्पी के साथ अपनी नजरें घुमाई। वो भी इन दो रहस्यमय काले लबादे वाले लोगों में कुछ हद तक दिलचस्पी ले रही थी। हे दो साहब, मैं वो कबीले की मोली हूं। कल मैंने सुना कि मेरी बहन ने गलती से आप दोनों साहबों को नाराज कर दिया था। मेरे पिता ने मुझे आप दोनों साहबों से माफी मांगने के लिए भेजा है। मोली के चेहरे पर मुस्कान काफी ईमानदार लग रही थी। आज मो कबीले के लिए खुशी का दिन है। अगर तुम दोनों को कोई आपत्ति न हो तो क्या तुम दोनों हमें कुछ सम्मान दोगे और सभा में आओगे? ये कहना होगा कि जब ये मो ली बोला तो उसने सभी कोणों को कवर किया और आसानी से लोगों पर अच्छा प्रभाव डाला। हालांकि निस्संदेह इसका जियाओ यान पर जरा भी असर नहीं हुआ, जो पहले से ही उसके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखता था। अपने कदमों को रोकते हुए जियाओ यान की आंखों ने कुछ मजाक के साथ उसके सामने मोली को देखा। उसने अपने दिल में सोचा, अगर मोली को पता चले कि जिस व्यक्ति को उसने सम्मानपूर्वक सर कहकर संबोधित किया था वो बेकार युवा मास्टर था जिसे वो एक हाथ से संभाल सकता था, तो वो किस तरह की दिलचस्प अभिव्यक्ति दिखाएगा। जियाओ यान अपने दिल में हंसा। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उदासीनता से कहा, आपके निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। हमारा वर्तमान उद्देश्य मो कबीले में जल्दी से जल्दी पहुंचना है। मुझे लगता है कि कुछ ही समय बाद यंग मास्टर मो हमें मो कबीले के घर पर देख पाएंगे। ऐसा कहकर जियाओ यान सीधे मो ली के पास से गुजरा और दोनों धीरे धीरे मुख्य दरवाजे से बाहर चले गए। आखिरकार वे उस गली में गायब हो गए जहां लोग आते जाते रहते हैं। मुख्य दरवाजे पर खड़ी नालन यानरा ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ लिया। एक नरम आवाज में उसने बुदबुदाया, उस आवाज से मुझे एक जाना पहचाना एहसास क्यों हो रहा है। अशांत मानव प्रवाह वाली कुछ गलियों से गुजरने के बाद जियाओ यान और हाइबो डोंग ने यान शहर का चक्कर लगाया और लगभग आधे रास्ते तक चले, इससे पहले कि वे धीरे धीरे शहर के बीच में स्थित मोक कबीले के घर पहुंचे। सड़क के अंत में खड़े होकर जियाओ यान ने मोक कबीले के मुख्यालय को देखा, जो एक छोटे पैमाने के किले जैसा था। वो अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये मोक कबीला वास्तव में जियामा साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में सबसे मजबूत कबीला कहलाने के योग्य था। सिर्फ इस मजबूती से सुरक्षित किले के निर्माण के लिए अज्ञात मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। ऊंची दीवारों पर हर 10 मीटर पर पहरेदार बचाव कर रहे थे। कुछ अंतरालों में जियाओ यान मुश्किल से सूरज की रोशनी में एक मोटी ठंडी चमक के साथ टिमटिमाते हुए तीखे तीर के ब्लेड देख पा रहा था। जियाओ यान की आध्यात्मिक धारणा किले के शीर्ष पर अस्पष्ट रूप से बह गई। वो महसूस कर सकता था कि किले के ऊपर हवा में बिना किसी अंधे स्थान के 10 से अधिक दृश्य अवरोध लगाए गए थे। जो कोई भी आसमान से अंदर घुसना चाहता था उसे अंधेरे इलाकों में छिपे अनगिनत तीरों से तुरंत गोली मार दी जाती थी, जब तक कि उनमें से एक चुभने वाले साही में तब्दील न हो जाए। तस्कत्स्का, ये सुरक्षा बहुत कड़ी है। ऐसा लगता है कि बिना किसी की नजर में आए अंदर घुसना थोड़ा मुश्किल होगा। हाइबो डोंग की नजर किले पर पड़ी और उसने कुछ हैरान होकर कहा, यह वाकई थोड़ा मुश्किल है। जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि आज मो चेंग का जन्मदिन था, लेकिन किले की रक्षात्मक ताकत निश्चित रूप से 2 गुना मजबूत थी। इस तरह की वायुरोधी सुरक्षा के साथ जियाओ यान और हाइबो डोंग को बिना किसी की नजर में आए अंदर घुसने में थोड़ी मुश्किल होगी। क्यों न मैं जाकर 2 निमंत्रण कार्ड ले आऊं? हाइबो डोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। के हमारे कपड़ों से एक नजर में कोई भी जान जाएगा कि हमारे इरादे अच्छे नहीं हैं। हमारी पहचान का पता लगाने से पहले वे निश्चित रूप से हमें अंदर नहीं आने देंगे। जियाओ यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसकी नजर मुख कबीले के घर के मुख्य द्वार पर बेहद जीवंत और उत्सवी मानव प्रवाह पर रुक गई। एक पल बाद वो एक छोटे से रास्ते की ओर मुड़ा, हाइबो डोंग को हाथ हिलाया और कहा,
मेरे पीछे आओ। वे दोनों छोटे रास्ते पर चले। वो कबीले के घर के बाहर आधा चक्कर लगाया और अंत में एक शांत जगह पर रुक गए। इस जगह पर बहुत कम लोग घूम रहे थे क्योंकि ये एकांत स्थान पर था। हालांकि किले की दीवार पर अभी भी गश्ती दल तैनात थे, लेकिन यहां की सुरक्षा निस्संदेह दूसरी तरफ की तुलना में बहुत कमजोर थी। हरे भरे पेड़ की छाया में खड़े होकर जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और चुपचाप दीवार पर गश्ती दल के चक्र को बारी बारी से देखा। काफी देर बाद उसके पैरों की नोक अचानक जमीन पर पड़ी और उसका शरीर एक काली छाया में बदल गया, जो बिजली की तरह किले की दीवार के ऊपर की ओर बढ़ गई। उसकी हथेली तेजी से लहराई गई और उसकी उंगली से हरे रंग की लौ निकली। इसने गश्त के दौरान एक दूसरे को क्रॉस क्रॉस कर रहे गार्डों पर तेजी से और सटीक तरीके से हमला किया। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के गर्म तापमान के कारण कुछ गार्ड खून से लथपथ चीख भी नहीं पाए। इससे पहले कि वे एक दबी हुई आवाज के साथ काले रंग की राख के ढेर में बदल गए। जियाओ यान ने उदासीनता से जमीन पर पड़ी राख को देखा। उसने अपनी आस्तीन को धीरे से हिलाया और एक हल्की हवा बन निकली, जो पूरी जगह को तब तक साफ करती रही जब तक कि वो पूरी तरह से साफ नहीं हो गई। जियाओ यान द्वारा साइड की सफाई पूरी करने के बाद हाइबो डोंग भी चुपचाप वहां पहुंच गया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर तेजी से किले की दीवार से नीचे कूद गए और गश्त करने वाली टीमों को चकमा दिया, जो उनके बीच थोड़ी सी भी दूरी नहीं दिख रही थी। उनके शरीर दो परछाइयों में बदल गए, जो इमारतों की अंधेरी परछाइयों से गुजर रहे थे। आप कैसे तलाशी लेना चाहते हैं? इस मोआ कबीले का घर बहुत बड़ा है। अगर कोई आपसे कहे कि यहां कोई छिपा हुआ कमरा नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। अगर हम एक के बाद एक कमरे की तलाशी लेते रहें तो कितने दिन लगेंगे? हाइबो डोंग का शरीर एक अंधेरी छाया में सिकुड़ गया। उसके शरीर पर मौजूद क्यूई इस समय पूरी तरह से पीछे हट गई थी। काले लबादे के आवरण की अतिरिक्त मदद से वो अभी भी खुद को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम था, भले ही अभी भी बाहर एक उज्जवल दिन था। इस अभ्यासपूर्ण तरीके को देखकर यह स्पष्ट था कि उसने पहले भी ऐसा कुछ किया था। हाइबो डोंग ने असहाय होकर ये शब्द कहे, जैसे उसने आसपास की खचाखच भरी इमारतों को देखा हो। मैं एक बार कुछ समय के लिए किंग लिन के साथ था, इसलिए मैं उसकी क्यूई से काफी परिचित हूं। बाद में मैं वो कबीले को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करूंगा। जब तक वो गहरे भूमिगत नहीं है, मैं उसका पता लगाने में सक्षम हो जाऊंगा। जियो यान ने अपने विचार व्यक्त किए। आध्यात्मिक शक्ति हालांकि मेरी भी कमजोर नहीं है, लेकिन इसकी तुलना आप एक कीमियागर से नहीं की जा सकती। इसलिए खोज का मामला आपको ही संभालना होगा। हाइबो डोंग ने कहा, ठीक है, मुझे आसपास की स्थिति पर ध्यान देने में मदद करें। जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जियाओ यान की आंखें बंद थी, क्योंकि याओ लाओ की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति तेजी से उसके शरीर को तोड़कर लहरों में बदल गई, जो तेजी से सभी दिशाओं में फैल गई। आध्यात्मिक शक्ति के फैलने के बाद जियाओ यान के दिल में आसपास की कई छवियां तेजी से चमक उठीं। हालांकि उसे किंग लिन का कोई निशान नहीं मिला। आध्यात्मिक शक्ति के फैलने वाले बढ़ते हुए क्षेत्र का अनुसरण करते हुए जियाओ यान की भौहें एक दूसरे से और भी गहराई से दब गई। बहुत देर बाद वो बिना किसी परिणाम के केवल अपनी फैली हुई आध्यात्मिक शक्ति को वापस पा सका, जिसके बाद उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से स्कैन किया। जियाओ यान को सटीक रूप से खोज करने की आवश्यकता के कारण जियाओ यान की आध्यात्मिक शक्ति को कवर करने वाले दायरे को कम करना पड़ा। इसके कारण उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अन्य स्थानों को स्कैन करने की अनुमति देने के लिए जब भी आवश्यक हो अपने शरीर को हिलाना पड़ता था। लगभग आधे घंटे तक खोज जारी रहने के बाद जियाओ यान ने आखिरकार एक उदास चेहरे के साथ अपनी आंखें खोली। तुम्हें वो नहीं मिली? जियाओ यान के हावभाव को देखने के बाद हाइबो डोंग को जवाब पता था। हालांकि उसने फिर भी आदतन पूछताछ की।
इस मोक कबीले में कुछ छिपे हुए कमरे होने चाहिए जिन्हें खोजना मुश्किल है, अन्यथा मेरे सटीक स्कैन के लिए मामूली निशान भी न ढूंढ पाना असंभव होगा। जियाओ यान की आंखें दीवार में दरार से झांक रही थी और बाहर गश्त कर रहे पूरी तरह से सशस्त्र गार्डों पर नजर डाल रही थी। उसने भौहें सिकोड़ी और नरम आवाज में बोला। हाइबो डोंग ने अपनी थोड़ी सफेद दाढ़ी को छुआ और जियाओ यान के हावभाव पर नजर डाली। उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, क्या यह हो सकता है कि मोक कबीले के उन लोगों को वह चीज मिल गई हो जिसकी उन्हें जरूरत थी? वो किंग लिन युवती हो सकती थी। जियाओ यान के मुंह का कोना कुछ समय के लिए जल्दी से मुड़ गया। उसने एक गहरी सांस ली और छोटी लड़की का डरपोक व्यवहार, जिसने लोगों के दिलों को दया से भर दिया था, एक बार फिर उसके दिमाग में उभर आया। उसने अपना मुंह खोला और मोटे स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो मुझे मोक कबीले को खून से धोने में कोई आपत्ति नहीं है। जियाओ यान के ठंडे भरे चेहरे को देखकर हाइबो डोंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वो केवल चुप रह सकता था और उसे भड़काने के लिए कुछ भी नहीं कह सकता था। जियाओ यान का चेहरा उदास था क्योंकि वह दीवार से टिका हुआ था। स्थिति से सामंजस्य बिठाने में असमर्थ होने के कारण उसने एक बार फिर याओ लाओ की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके किसी की तलाश की, लेकिन उसे वही परिणाम मिला जिसमें कोई खबर नहीं थी। जियाओ यान को देखते हुए, जिसका चेहरा स्कैन के गहरा होने के बाद और भी गहरा होता जा रहा था, हाइबो डोंग ने अपना सिर हिलाया। उसने कहा, इसे भूल जाओ। चलो सीधे कार्रवाई करते हैं। जब हम उस मो चेंग को पकड़ लेंगे और उसे आधा मार देंगे तो मुझे लगता है कि वो हमें बता देगा। ये सुनकर जियाओ यान ने एक हल्की सांस ली। उसकी आस्तीन की मुट्ठियां कसकर बंद थी। काफी देर बाद उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और नरम और ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, चलो सीधे हमला करते हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, जियाओ यान ने अपनी आस्तीन धीरे से हिलाई। उसके पैर जमीन पर टिके हुए थे और उसका शरीर एक बड़े चील की तरह था, जैसे वो आसानी से इमारतों की छत पर छलांग लगा रहा हो। उसकी नजर अपने आसपास के माहौल से गुजरी, जिसके बाद वो इमारतों की छत के करीब जाकर बैठ गया और किले के केंद्र में सबसे बड़े हॉल की ओर तेजी से भागा। उसके पीछे हाइबो डोंग की आकृति हवा में तैरते हुए गिरे हुए पत्ते की तरह थी, जैसे वो जियाओ यान के पीछे पीछे तैर रहा हो। अपनी गति को अधिकतम दिखाते हुए जियाओ यान और हाइबो डोंग की आकृति दो अस्पष्ट काली रेखाओं में बदल गई। एक पल में वे 100 मीटर की दूरी तय कर चुके थे। इमारतों के नीचे गश्त कर रहे गार्ड केवल एक अजीब हवा को महसूस कर सकते थे, जो अचानक बेतहाशा बढ़ गई थी। जब तक उन्होंने सतर्कता से अपना सिर उठाया, तब तक उन्हें भूत की आकृति का पता भी नहीं चला। कुछ मानव आकृतियां एक अंधेरे छिपे हुए कमरे में बैठी थी। मोलिंग, मामले की तैयारी कैसी है? नेता की सीट पर हल्के भूरे रंग के कपड़े पहने एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और धीरे से पूछा। पहले बुजुर्ग, मैंने पहले ही पुष्टि कर दी है कि छोटी लड़की के पास वास्तव में पौराणिक ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पुपल्स है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ये अच्छा है। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर अनायास ही उत्साह झलक उठा। वो भयावह रूप से हंसा। ये अप्रत्याशित है कि हमारे मुख कबीले को इस बार इतनी अच्छी किस्मत मिलेगी। हम वास्तव में एक ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पुपल्स से मिलने में कामयाब रहे, जो अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। पहले बुजुर्ग, क्या वो ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पुपल्स वास्तव में उतना ही अद्भुत है जितना कि किंवदंती में कहा गया है? सामने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे से पूछा। ही, ये और भी बड़ा हो सकता है। क्या तुमने उस छोटी लड़की की रक्षा करने वाले विशाल 2 सिर वाले सांप को नहीं देखा? वो एक डू लिंग वर्ग का रक्षक जानवर है। अगर ये ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल्स की वजह से नहीं होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो अपनी ताकत से इसे नियंत्रित कर सकती थी,
जो कि डू जे की भी नहीं है, जब तक हम उस जोड़ी आंखों को प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसे परिपक्व होने तक प्रशिक्षित कर सकते हैं। इस जिया मां साम्राज्य में कौन हमारे साथ मुकाबला करने की हिम्मत करेगा? जब वो समय आएगा तो मैं उस यून यून से भी मुकाबला कर पाऊंगा। क्या हमें अभी भी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता होगी? अगर हम उन्हें हर साल दी जाने वाली श्रद्धांजलि बचा सकें, तो जिस गति से हमारा मुख कबीला विकसित हो सकता है, वो अब की तुलना में कहीं अधिक होगा। बूढ़े आदमी की हथेली ने मेज की सतह पर जोर से पटक दिया और उसने अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ कहा। बूढ़े आदमी के गुस्से भरे शब्दों का सामना करने पर बाकी लोगों ने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की और केवल जल्दी से अपना सिर हिलाया। ठीक है, क्या रॉक डेवर सिटी में भेजे गए लोगों की कोई रिपोर्ट है? क्या उस डेज मेटल मर्सनरी कंपनी का पूरी तरह सफाया हो गया है? वे इतने लंबे समय से छोटी लड़की के साथ रह रहे थे और शायद उन्होंने उसकी आंखों का रहस्य खोज लिया हो। इस तरह की बातें हर जगह नहीं फैलाई जानी चाहिए, इसलिए उन्हें मर जाना चाहिए। बूढ़े आदमी ने अचानक मोटी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ याद आ गया हो। अभी नहीं, लेकिन मोरान और दूसरों की ताकत के साथ मुझे लगता है कि यह जल्द ही हो जाना चाहिए। जवाब देने से पहले एक व्यक्ति एक पल के लिए झिझका। सूचना पहुंचाओ और उन्हें जल्दी करो। डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी का सफाया करने के बाद यह सबसे अच्छा होगा कि वे बिना किसी को पता चले पूरी सैंड मर्सनरी कंपनी को भी मार डालें। हम कोई भी ढीला सिरा पीछे नहीं छोड़ सकते। बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। हां सर। बूढ़े आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके मुरझाए हुए हाथ ने धीरे से मेज पर दस्तक दी और अचानक पूछा, क्या आपको उन दो काले वस्त्र पहने लोगों की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला है जिनके बारे में मोली ने कल रिपोर्ट की थी? नहीं, वे दो लोग अचानक प्रकट हुए थे। हमें उनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। सामने वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन पर ध्यान देने के लिए लोगों को भेजने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि इन दो लोगों में कुछ गड़बड़ है। आज का उत्सव पूरा होने के बाद हम उस छोटी लड़की की आंखों का प्रत्यारोपण शुरू करेंगे। मुझे डर है कि अगर हम बहुत देर तक इंतजार करेंगे तो कुछ हो सकता है। बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में बोलते हुए भौहें सिकोड़ी। हां सर, अधेड़ उम्र के आदमी ने सम्मानपूर्वक कहा। कहने से पहले वो थोड़ा झिझका। प्रथम बुजुर्ग नालन यानरान भी यान शहर आए हैं। हां, मुझे पता है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। उसकी बूढ़ी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, मोली को नालन यानरान पर ज्यादा मेहनत करने दो। अगर वो उसके साथ रिश्ता बना सकता है तो नालन कबीले और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की मदद से हमारे मुख कबीले की स्थिति तेजी से बढ़ पाएगी। जब वो समय आएगा तो 3 अन्य बड़े कबीले पूर्वी क्षेत्र में हमसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मोली ने जो कहा उसके अनुसार नालन यानरान को काबू में करना काफी मुश्किल लग रहा था। यू जैसी महिला के साथ लंबे समय तक रहने के बाद वो अब वैसी भावुक लड़की नहीं रही जैसी कुछ साल पहले थी। जब किसी महिला में इस तरह के घमंडी चरित्र से निपटना हो तो मोली के गर्मजोशी भरे तरीके ज्यादा असर नहीं करेंगे। अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो उसे कुछ और सोचने के लिए कहो। जब तक वो महिला को हमारे मुख कबीले की बहू बना सकता है, मुझे उसके किसी भी तरह के छलकपट का इस्तेमाल करने पर कोई आपत्ति नहीं है। बूढ़े आदमी ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर कमरे में मौजूद कुछ लोगों ने अश्लील शुष्क हंसी निकाली। जाहिर है, पुरुष होने के नाते वे इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि छिपी हुई चाल का क्या मतलब है। ठीक है, बाहर अभी भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मुझे ही चाहिए। आज अधीनस्थों को सूचित करें कि वे अधिक ध्यान दें। इसके अलावा उस जगह की अच्छी तरह से जांच करने के लिए और लोगों को भेजें जहां छोटी लड़की को रखा गया है। हमें इस समय कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहिए। बूढ़े आदमी की गहरी आवाज ने आदेश दिया। हां सर।
जवाब में कुछ लोगों ने सम्मानपूर्वक पुकारा। वे तुरंत उठ खड़े हुए और धीरे धीरे कमरे से बाहर चले गए। मिस्टी क्लाउड सेक्ट, बस तुम इंतजार करो। जल्दी या बाद में मेरा वो कबीला तुम्हें वो सब उगलवा देगा जो तुमने खाया है। अंधेरे कमरे में बूढ़े आदमी का चेहरा कांप उठा और एक बर्बरता धीरे धीरे बाहर निकल आई। विशाल विशाल हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था और बेहद जीवंत था। उसके भीतर एक खुशी का माहौल व्याप्त था। हॉल में व्यवस्थित विशेष सीटों पर जियामा साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों से आए कई नेता या प्रतिनिधि बैठे थे। हालांकि कई लोग मोक कबीले के पतन के लिए चिंतित थे, फिर भी उन्हें जियामा साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र की सबसे मजबूत ताकत का सामना करने के लिए इन सतही कार्यों को ठीक से करने की आवश्यकता थी। हॉल में नेता की सीट पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अपने हाथों को एक साथ जोड़कर और अपने नीचे आने जाने वाले मेहमानों का अभिवादन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो असंख्य ईर्ष्यालु निगाहों का ध्यान आकर्षित करने का भरपूर आनंद ले रहा था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक गर्व भरी मुस्कान थी जो कभी बाधित नहीं हुई थी। बूढ़ा आदमी मोक कबीले का पहला बुजुर्ग मो चेंग था। साथ ही वो मोक कबीले का एक स्तंभ भी था। मोक कबीले को अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त करने में सक्षम होने का अधिकांश श्रेय उसे ही जाता है। यान शहर के गवर्नर लॉर्ड बो एयर का आगमन। मुख्य द्वार से एक जोरदार और स्पष्ट सूचना हॉल में प्रसारित की गई, जिससे शोरगुल वाला हॉल थोड़ा शांत हो गया। कई विचित्र निगाहें मुख्य द्वार की ओर घूम रही थी। आमतौर पर साम्राज्य के अधिकारी स्थानीय शक्तियों के उत्सव में शामिल होने की पहल नहीं करते। हालांकि यान शहर का ये गवर्नर एक बड़ी भीड़ के सामने बधाई देने आया था। इस कार्रवाई से सभी को अपने दिल में ये समझ में आ गया कि इस मोक कबीले ने यान शहर के भीतर सभी जोड़ पहले ही खोल दिए हैं। टीएल सभी जोड़ खोल दिए, रिश्वत के माध्यम से अच्छे संबंध स्थापित करें। अधिकारियों से समर्थन प्राप्त करने के साथ साथ मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का समर्थन प्राप्त करने के बाद यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इन पिछले कुछ वर्षों में मोक कबीले की ताकत क्यों बढ़ गई थी। उन्हें पूर्वी क्षेत्र की सभी शक्तियों का एकमात्र मुखिया बनने का हल्का सा एहसास भी था। के प्रथम एल्डर मो चेंग, बधाई। मुख्य द्वार पर लोगों का एक समूह एक मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी के चारों ओर इकट्ठा था, जो शानदार कपड़े पहने हुए था। मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ बाद वाले ने मंच पर मो चेंग से गर्मजोशी से कहा, के लॉर्ड बो एयर, मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से आने के लिए परेशान किया है, कृपया अंदर आए। मो चेंग इस मोटे व्यक्ति पर मुस्कुराया, जिसने इन कुछ वर्षों में मो कबीले से बड़ी मात्रा में धन निकाला था। मो चेंग के दिल में एक बर्फीली हत्या की मंशा चमक उठी। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसका विनम्र हाथ उसके बगल में मंच पर एक विशेष सीट की ओर इशारा करता था। यान शहर के इस गवर्नर के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत करने के बाद मुख्य द्वार से एक और जोरदार और स्पष्ट सूचना सुनाई दी। ये कबीले के मुखिया मिस्टर ये कांग का आगमन। ये नाम सुनकर मो चेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। तुरंत उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और न मुस्कुराहट के बीच का भाव उभर आया। ये कबीला उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अन्य 3 बड़े कबीलों में से एक था। हालांकि इसकी ताकत समृद्ध मोक कबीले की तुलना में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन कई सालों के संचय के बाद ये कबीले की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। मो चेंग के इस तरह के भाव प्रदर्शित करने का कारण स्वाभाविक रूप से ये कबीले के मुखिया का व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई देने के लिए आना था। सामान्य परिस्थितियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 4 बड़े कबीलों के बीच संबंध आग और पानी की तरह थे। दूसरे पक्ष के लिए जश्न मनाने जैसी बात वे निश्चित रूप से नहीं करेंगे। हालांकि ये कबीले की वर्तमान कुछ अप्रत्याशित कार्रवाई से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वे पक्षपात करना और समर्पण करना चाहते थे। जाहिर है,
जैसे जैसे वो कबीले की ताकत बढ़ती गई, इस ये कबीले की दुश्मनी की भावना भी काफी हद तक हिल गई। हाँ, बूढ़े भगवान मो चेंग ने वास्तव में बुढ़ापे में अपने स्वास्थ्य और ताकत को बनाए रखा है। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र जल्द ही बूढ़े भगवान द्वारा पूरी तरह से खा लिया जाएगा। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो पतला दिख रहा था, मंच पर मो चेंग का सामना करने से पहले हॉल में चलते हुए जोर से हंसा और कहा, के ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि कबीले के मुखिया ये कांग भी जल्दी से आ गए थे। पुराना में वास्तव में सम्मानित है। मो चेंग ने ये कांग से बात करते हुए एक सतही मुस्कान के साथ उसे एक उच्च सीट पर ले जाने से पहले हंसा, जिसके बाद जियामा साम्राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न शक्तियों से उच्च पदों वाले बड़ी संख्या में नेता एक के बाद एक आए। केवल कुछ ही समय में इस शोरगुल वाले हॉल में वास्तव में इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र की लगभग 70 से 80% ताकतें एकत्र हो गई। इसे एक दुर्लभ भव्य आयोजन माना जा सकता है। महत्वपूर्ण मेहमानों से भरे हॉल को देखते हुए मो चेंग के चेहरे पर मुस्कान भी लगातार बढ़ती जा रही थी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उनके मो कबीले के अलावा कोई अन्य कबीला नहीं था जो इस तरह की सभा करने की क्षमता रखता हो। मो चेंग के चेहरे पर मुस्कान आखिरकार एक और नोटिस सुनने के बाद खिलने वाले गुलदाउदी की तरह हो गई। वो खुद मंच से नीचे उतरा और जल्दी जल्दी मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। पूरी जगह का केंद्र बिंदु होने के कारण मो चेंग की हरकत स्वाभाविक रूप से सभी ने देखी। जब उन्होंने देखा कि वो वास्तव में खुद बाहर जाकर अभिवादन करता है, तो सभी दंग रह गए। वे खुद को रोक नहीं पाए और आपस में चुपके से फुसफुसाए। इस पूर्वी क्षेत्र में ऐसे बहुत कम लोग थे जो मो कबीले के पहले बुजुर्ग को इतना गंभीर व्यवहार करने के लिए मजबूर कर सकते थे। मुख्य द्वार पर लोगों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ था। समूह की नेता चांद के रंग की पोशाक पहने एक महिला थी, जो धीरे धीरे मुख्य द्वार में प्रवेश करते हुए बढ़िया कदम उठा रही थी। उसके सुंदर और भावपूर्ण चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आसपास के लोग जो उसकी पहचान पहचानते थे, वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते थे। हाँ, भतीजी नालन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम व्यक्तिगत रूप से आओगी। तुम्हारी उपस्थिति वास्तव में हमारे पूरे मो कबीले में रोशनी लाती है। चांद की पोशाक पहने युवती को देखते ही मो चेंग के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वो उसके करीब गया क्योंकि उसका संबोधन बेहद स्नेहपूर्ण था। टीएल, यहां भतीजी एक स्नेही शब्द है, वे रक्त संबंधी नहीं है। ये वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता नालन यानरान की निजी शिष्या है। हे, कोई आश्चर्य नहीं कि ये मो चेंग इतना उत्साहित है। ये बूढ़ा आदमी शायद इस आयोजन को भगवान जाने कितने समय तक दिखावा करेगा। उफ, ऐसा लगता है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय मो कबीले को बढ़ती हुई अहमियत के साथ देखता है। इस बार मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के भावी नेता भी जल्दी से आ गए हैं। चांद की पोशाक पहने सुंदर महिला की पहचान करने के बाद बड़े हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे ईर्ष्या से भरे हुए थे और वे चुपचाप आहें भर रहे थे। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय, ये विशाल प्राणी जो जियामा साम्राज्य के शिखर पर खड़ा था, निस्संदेह इन मध्यम से निम्न स्तर की शक्तियों के दिलों में एक बहुत बड़ी दबाव वाली शक्ति रखता था, जैसे एक ऊंची पर्वत चोटी जो पहुंचने के लिए बहुत ऊंची थी। मो कबीले की उनसे बंधे रहने की क्षमता ने अज्ञात संख्या में लोगों की ईर्ष्या भरी आंखों को लाल कर दिया था। एल्डर मो चेंग बहुत विनम्र है। यानरान केवल शिक्षक के आदेशों का पालन कर रहे हैं। नालन यानरान की नजर एक बार हॉल के अंदरूनी हिस्से में घूमी। उसने देखा कि इन लोगों में पूर्वी क्षेत्रों की 70 से 80% शक्तियों के नेता शामिल थे। एक अज्ञात और आश्चर्यजनक भावना उसकी सुंदर आंखों के गहरे क्षेत्रों में चमक उठी जब उसने अपना सिर नीचे किया और एक संयमित मुस्कान के साथ कहा, के भतीजी यानरान, एल्डर जी ये कृपया अंदर आए। नालन यानरान और उसके पीछे जी ये की ओर जोर से हंसने के बाद मो चेंग ने मुड़कर खुद ही रास्ता दिखाया। वह उन दोनों को नेता की सीट तक ले गया
और फिर उन दोनों के बगल में बैठ गया। वो उन दोनों से बातचीत करते हुए जोर से हंसा। शोरगुल वाले बड़े हॉल में कई अस्पष्ट निगाहें बार बार नालन यानरान के सुंदर शरीर पर घूम रही थी। ये महिला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भविष्य में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की प्रभारी व्यक्ति बन सकती है, निस्संदेह बड़े हॉल का केंद्र बिंदु बन गई थी। दूसरी तरफ ये कबीले के मुखिया, ये कांग का चेहरा ईर्ष्या से भरा हुआ था, क्योंकि वो मो चेंग को देख रहा था, जो नालन यानरान के साथ प्यार से बातचीत और हंसी कर रहा था। काफी देर बाद उसका दिल असहाय रूप से आहे भरने लगा, क्योंकि उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया था। हालांकि वो अपनी त्वचा को मोटा करना चाहता था और अपने रिश्ते को और भी करीब लाने के लिए भविष्य के मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता के करीब जाना चाहता था, लेकिन वो केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था और उन दोनों की स्थिति को तौलने के बाद अपना सिर हिला सकता था। उसने अपने बगल में चाय का प्याला उठाया और हिंसक तरीके से उसे अपने मुंह में डाल लिया। अपने दिल में वो पहले से ही गणना कर रहा था कि क्या उसे मोक कबीले के साथ जल्द से जल्द सहयोग करना चाहिए, ताकि मोक कबीले द्वारा अचानक और पूरी तरह से खत्म होने से बचा जा सके, जिसकी ताकत भविष्य में बढ़ रही है। जब हॉल में हर कोई अपने दिलों में अलग अलग विचार रख रहा था, तो दो काले वस्त्र पहने मानव आकृतियां सभी के ऊपर आ गई। वे रहस्यमय तरीके से प्रकट हुए और उनके पैर धीरे धीरे क्रॉसबीम पर पड़ गए। उनकी निगाहें हॉल में घूमी, एक पल के लिए नालन यानरान पर रुकी और फिर बगल में मो चेंग पर चली गई। क्या वो व्यक्ति मो कबीले का पहला बुजुर्ग मो चेंग है, जिसे लोग जल्लाद मो भी कहते हैं? जियो यान ने मुस्कुराते हुए चेहरे वाले दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति पर अपनी नजर घुमाते हुए धीरे से पूछा। हाँ, हाइबो डोंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने अपना सिर जियो यान की ओर घुमाया और कहा, तुम आगे क्या करने का इरादा रखते हो? इस जगह को तहस नहस कर दो। तुमने जो कहा है उसके अनुसार हम पहले उस बूढ़े कमीने को तब तक पीटेंगे जब तक वो गंभीर रूप से घायल न हो जाए, और फिर उन्हें उस व्यक्ति को सौंप देंगे। मो चेंग लगभग एक खंभे की तरह है जो मो कबीले में नहीं गिर सकता, इसलिए मुझे लगता है कि उसके जीवन का कुछ मूल्य होना चाहिए। जियो यान की हथेली उसकी आस्तीन में घुसी हुई थी और वो ठंडे स्वर में बोल रहा था। उसकी निगाहें एक जहरीले सांप की तरह थी और वो मो चेंग को गौर से देख रहा था। क्या बदकिस्मत आदमी है, वो वास्तव में ऐसे ही दिन इस शैतान जियो यान से मिला था। ये सुनकर हाइबो डोंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ मिनट चुपचाप मो चेंग पर दया करने में बिताए, जो सफलता से लाल हो रहा था। बड़े हॉल में मो चेंग ने आखिरकार अपनी बातचीत बंद कर दी और धीरे से खड़ा हो गया। उसकी निगाह हॉल में अलग अलग जगहों से ताकतवर लोगों पर पड़ी। वो मुस्कुराया और अपने हाथों को आपस में दबाया। तुरंत शोरगुल वाला माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। कई निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। के मैं बहुत आभारी हूं कि आप सभी मेरी इन पुरानी हड्डियों के भोज में शामिल हो पाए। मुझे लगता है कि आप में से प्रत्येक के पास जो निमंत्रण कार्ड है, उनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है। इस बार इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य सभी के साथ एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना है। यह देखकर कि माहौल धीरे धीरे शांत हो गया था, मो चेंग मुस्कुराया और कहा। मो चेंग के ये शब्द सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोगों के कान तुरंत खड़े हो गए। हाल ही में हमारे मो कबीले के भीतर एक चर्चा के बाद हम मो गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये गठबंधन कोई सख्त संगठन नहीं है। इसका उद्देश्य केवल अच्छे संबंधों वाले कुछ ताकतवर लोगों को एक साथ लाना और फिर सभी के लिए कुछ बेहद अच्छे लाभ प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना है। आखिरकार एक व्यक्ति की ताकत की तुलना कुछ कबीलों की ताकत से नहीं की जा सकती। इसके अलावा मैं यहां सभी से वादा करता हूं कि जब तक आप मो गठबंधन में शामिल होते हैं, आप मो कबीले के सहयोगी होंगे और मो कबीले के सूचना नेटवर्क और लड़ाई सहायता का आनंद ले पाएंगे। आप सभी क्या सोचते हैं? यदि आप मो गठबंधन में रुचि रखते हैं तो हम सभी एक साथ काम कर सकते हैं। मो चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मो चेंग की बातें सुनकर
हॉल में मौजूद सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। हालांकि मो चेंग कह सकते हैं कि यह कोई सख्त संगठन नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि एक बार जब वे इस तथाकथित मोक गठबंधन में शामिल हो गए तो ये मोक कबीले के प्रतीक की तरह होगा। वे मोक कबीले से सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन ये मोक कबीले में शामिल होने से बहुत अलग नहीं था। हॉल के अंदर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद आखिरकार कुछ कमजोर और छोटी ताकतें सामने आई, जिन्होंने कहा कि वे एक के बाद एक मो अलायंस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने इस उत्सव में आने से पहले ही मोक कबीले पर निर्भर रहने का मन बना लिया था। किसी के नेतृत्व में कुछ मध्यम आकार की ताकतें जो मोक कबीले से डरती थी और डरती थी कि वे इसकी काली सूची में शामिल हो जाएंगी, थोड़ी देर झिझकने के बाद शामिल होने का फैसला किया। नेता की कुर्सी पर बैठी नालन यानरान ने उन ताकतों को देखा जो लगातार मोक कबीले की ओर बढ़ रही थी, और उसकी भौहें बिना किसी की नजर में आए एक साथ जुड़ गई। उसने अपना सिर धीरे से झुकाया और गे ये के साथ नजरें बदली। उनकी आंखों में एक अज्ञात अर्थ चमक उठा। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मो चेंग ने उन ताकतों को देखा जिन्होंने शामिल होने का विकल्प चुना था। हालांकि उनकी वर्तमान संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, मो चेंग को चिंता नहीं हुई। ये केवल उसकी शुरुआती योजना थी। जब मो कबीले ने भविष्य में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना शुरू किया तो उनका मानना था कि यहां बैठे सभी लोग जानते होंगे कि कैसे चुनना है। अपने दिल में कुछ गर्व से हंसते हुए मो चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मो अलायंस काफी ढीला है, फिर भी इसे प्रभारी व्यक्ति की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से प्रथम एल्डर मो चेंग प्रभारी होने के लिए सबसे उपयुक्त है। मो चेंग ने जो कहना चाहा था उससे पहले ही हॉल में एक चापलूसी भरी आवाज सुनाई दी। वहां बड़ी संख्या में लोग भी वही विचार दोहरा रहे थे। के आप सभी की दयालुता के लिए धन्यवाद। तब पुराना मैं थोड़ा अपमानजनक हो जाऊंगा। मैं अस्थायी रूप से इस मो अलायंस का प्रभार संभालूंगा। इस बात की परवाह किए बिना कि कोई विरोधी विचार रखता है या नहीं, मो चेंग ने अपना हाथ हिलाया और इस तरह से फैसला किया। इस मो चेंग को देखकर, जो खुद ही निर्देशन और अभिनय कर रहा था, हॉल में कुछ लोग अवाक रह गए। क्या यह बूढ़ा व्यक्ति बहुत मोटी चमड़ी वाला नहीं था? मुझे खेद है, प्रथम एल्डर मो। मुझे लगता है कि आपके पास अस्थायी रूप से मो अलायंस के प्रभारी व्यक्ति होने का प्रबंधन करने का समय नहीं होगा। शांत हॉल में अचानक एक फीकी आवाज सुनाई दी। एक काले रंग का लबादा अजीब तरह से हॉल के बीच में चमक उठा। काले लबादे के नीचे एक जोड़ी काली और ठंडी आंखों ने मो चेंग को देखा, जो ऊंचे मंच पर एक उदास भाव में था। काले वस्त्र पहने हुए मानव आकृति के अचानक प्रकट होने से सभी की निगाहें एकाएक अपनी ओर खिंच गई। सभी कुछ हद तक स्तब्ध महसूस करने के बाद उन्होंने तुरंत मो चेंग की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अचानक अंधेरा छा गया था। उस समय सभी अपने दिलों में उस काले वस्त्र वाले व्यक्ति के लिए शोक मना रहे थे। मो चेंग, जो अपनी प्रतिष्ठा के बारे में बहुत ज्यादा सजग था, ऐसे स्थान और अवसर पर उसमें दोष निकालना निस्संदेह वर्जित था। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के अचानक प्रकट होने से नालन यानरान और गे ये भी चौंक गए, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को देखा। उन्होंने पहचान लिया था कि ये काले वस्त्र वाला व्यक्ति वही है जिससे वे आज सराय में मिले थे। उनकी भौहें आपस में चिपकी हुई थी। स्पष्ट रूप से यह रहस्यमय काले वस्त्र वाला व्यक्ति अच्छे इरादे से नहीं आया था। तुम कौन हो? मो चेंग की नजर नीचे काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति पर ठंडी और गहरी नजर से पड़ी, और फिर उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम मो चेंग हो? नहीं, मैं कुछ चीजों के बारे में पूछताछ करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। काले लबादे के नीचे से जो आवाज निकल रही थी वो युवा और मधुर थी। मो चेंग के तीखे हावभाव के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं आया। आज हमारे मो कबीले में खुशी का दिन है, क्या तुम हमें थोड़ी राहत दे सकते हो? अगर तुम्हारे पास कुछ है तो हम कल भोज खत्म होने के बाद चर्चा कर सकते हैं।
क्या ये ठीक है? युवक की आवाज सुनकर मो चेंग के दिल ने राहत की सांस ली। उसका सिकुड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे उसकी आस्तीन से बाहर निकला और थोड़ा मुड़ा हुआ था। एक जंगली और तूफानी आग की तरह डू क्यूई उसकी हथेली के चारों ओर जमा हो गई, जो एक गहरे लाल रंग की चमक उत्सर्जित कर रही थी, जो उसकी हथेली को अजीब तरह से चिह्नित कर रही थी। मो चेंग के शब्दों को सुनकर, जिसमें कुछ मोटी ठंडी हत्या की मंशा थी, काले लबादे वाला व्यक्ति थोड़ा कांप उठा। अंदर बैठा व्यक्ति असहाय होकर अपना सिर हिलाता हुआ दिखाई दिया। एक पल बाद कुछ अभिमानी शब्द, जो सभी बैठे लोगों को पूरी तरह से स्तब्ध कर देते थे, धीरे से प्रसारित किए गए। अपना चेहरा दिखाओ। तुम्हें ये शब्द कहने का क्या अधिकार है? आपका मुख कबीला उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काफी मजबूत हो सकता है, लेकिन आखिरकार ये मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का एक कुत्ता मात्र है। ये शब्द कहे जाने के बाद हॉल में मौजूद हर कोई उदास हो गया। कई चौंके हुए लोग उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर देख रहे थे, जिसने ऐसे अहंकारी शब्द कहे थे। क्या ये व्यक्ति वास्तव में उस कसाई को नाराज करना चाहता था, जिसने एक बार ब्लैक रोटरी बैंडेड ट्रूप का नरसंहार किया था, जब तक कि उनका खून नदी की तरह बह नहीं गया था? ऊंचे मंच पर काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आवाज सुनकर नलन यानरान का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया। जब से वो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की शिष्या बनी थी, उसने ऐसा कोई नहीं देखा था जो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का इतने उदासीन तरीके से उल्लेख कर सके। मो चेंग ने नीचे काले वस्त्रधारी व्यक्ति को गौर से देखा। उसका बूढ़ा चेहरा थोड़ा जंगली लग रहा था। हथेली हिलाते हुए उसके मुंह का कोना थोड़ा सा हिला। तुरंत हॉल के आसपास के दरवाजे लात मारकर खोले गए। मो कबीले के दसियों पूरी तरह से हथियारबंद मजबूत लोग हत्या के इरादे से आए और उन्होंने काले वस्त्र पहने व्यक्ति को घेर लिया। जब से मैं मुक कबीले का पहला बुजुर्ग बना हूं, तुम इतने सालों में पहले व्यक्ति हो जिसने मुसीबत मोल लेने के लिए मुक कबीले में आने की हिम्मत की है। मो चेंग की आवाज में भारीपन था। काला वस्त्र थोड़ा ऊपर उठा और मो चेंग को काले वस्त्र के नीचे उपहास करने वाली नजर का आभास हो गया। काले वस्त्र के नीचे से निकले शब्दों के बाद उसके दिल में हत्या का इरादा आखिरकार उसकी सहन शक्ति से परे हो गया और वो साहसपूर्वक ऊपर उठ गया। ये उबाऊ दुर्भावनापूर्ण शब्द लिखना बंद करो। तुमने गलत अनुमान नहीं लगाया। आज मैं वास्तव में इस जगह को तहस-नहस करने आया हूं। मुख कबीले का बूढ़ा बूढ़ा काले वस्त्र पहने व्यक्ति के शब्दों में एक हल्की हंसी थी, जिसने एक बार फिर पूरे स्थान को चौंका दिया। अच्छा अच्छा, हाँ, बदमाश, तुम बहुत साहसी हो। जैसे ही उसने अपने दांत भींचे और जोर से हंसा, मो चेंग के शरीर के भीतर से अचानक एक मजबूत क्यूई फूट पड़ी। उसके कपड़े हु की आवाज के साथ फूल गए। तुरंत उसके आसपास की कुर्सियां और मेजें इस क्यूई के दबाव में धमाके के साथ फट गई। इस बूढ़े की ताकत लगातार बढ़ रही है। पूरे हॉल में धीरे धीरे फैल रही दबाव वाली क्यूई को महसूस करते हुए गे ये की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। अंकल गे, क्या हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है? नालन यानरान ने उस थरथराती क्यूई को देखा, अपना सिर झुकाया और गे ये से धीरे से पूछा, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। ये काले वस्त्र वाला व्यक्ति सरल नहीं है। मुक कबीला हाल ही में बहुत घमंडी हो गया है। संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग पहले से ही मो चेंग से असंतुष्ट होने लगे थे। इस बार मो चेंग को कुछ कठिनाई का सामना करने देना उसे खुद को थोड़ा संयमित करने के लिए प्रेरित करेगा। अन्यथा उसे लगता रहेगा कि इस जिया मा साम्राज्य में अब कोई मजबूत लोग नहीं है। गे ये ने अपना सिर हिलाया और अपने विचार व्यक्त किए। मो चेंग के शरीर से बाहर निकल रहे दबाव को महसूस करते हुए आसपास के मेहमानों के चेहरे पर भाव बदलने लगे। उन्होंने इन कुछ सालों में मो चेंग को अभिनय करते नहीं देखा था। ये अप्रत्याशित था कि उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी। संभावना है कि उसके पास कम से कम 5 सितारा डूलिंग की ताकत हो, है ना? सिर्फ 2 साल से थोड़े ज्यादा समय में इस बूढ़े ने अपनी ताकत को लगभग 3 सितारों तक बढ़ाने में
कामयाबी हासिल कर ली है, वो वाकई भयानक है। सभी ने एक दूसरे का सामना किया और अपने दिल में चुपचाप आह भरी। अपने ही बुजुर्ग के चेहरे को देखते हुए, जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था, वो कबीले के आसपास के मजबूत लोगों ने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। वे भयंकर चेहरों वाले काले लबादे वाले व्यक्ति को घूर रहे थे। डू क्यूई उनके शरीर से बाहर निकलने लगी, क्योंकि वे किसी भी समय आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। इस व्यक्ति को काटते हुए, जो अपनी क्षमता के बारे में अतिरंजित राय रखता था, मांस के पेस्ट के ढेर में। मैं मो कबीले में इसलिए आया हूं क्योंकि किसी की वजह से मो चेंग की बढ़ती क्यूई को अनदेखा करते हुए काले लबादे वाला व्यक्ति बोलने से पहले एक पल के लिए चुप रहा। रॉक डेजर्ट सिटी से पकड़ी गई किंगलिन नाम की छोटी लड़की को सौंप दो। काले वस्त्र पहने व्यक्ति के शब्द कहते ही मो चेंग का चेहरा अचानक बदल गया। इस बार उसने कोई और अनावश्यक शब्द नहीं कहा। बर्फ के ढेर की तरह ठंडे चेहरे के साथ उसने अपना हाथ हिलाया और धीमी आवाज में आदेश दिया, उसे मार डालो। मो चेंग के आदेश के बाद मो कबीले के आसपास के मजबूत लोगों ने जोरदार चीख मारी। डूशी वर्ग के कुछ मजबूत लोगों ने तेजी से अपने डू क्यूई लबादे को बुलाया और अपने हाथों में बड़े ब्लेडों को काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर हिंसक रूप से काट दिया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने मौके पर खड़े होकर बचने की कोई कोशिश नहीं की। जब वे 10 से ज्यादा तीखे बड़े चाकू उसके शरीर पर काटने ही वाले थे, तो अचानक उसके शरीर के भीतर से एक मोटी सफेद लौ निकली और उसे ढक लिया। ची! अनेक चौंकी हुई निगाहों के सामने डो क्यूई में लिपटे तीखे बड़े चाकू वास्तव में उस अजीब मोटी सफेद लौ की परत के संपर्क में आने पर एक पल में ची ची ध्वनि के साथ गर्म धातु के तरल के एक पूल में बदल गए। उस मोटी सफेद लौ ने उन विशाल चाकुओं को जला दिया। कुछ ज्वाला के अंकुर बाहर निकल आए। तुरंत ज्वाला के अंकुर कुछ बदकिस्मत लोगों के शरीर पर झपटे, जो समय रहते बच नहीं पाए। उस पल केवल एक नरम दबी हुई आवाज सुनी जा सकती थी। मो कबीले के इन कुछ मजबूत लोगों ने खून जमा देने वाली चीख भी नहीं निकाली, इससे पहले कि वे काले रंग की राख के एक समूह में बदल गए, जो फर्श पर बिखर गई। हिस! मो कबीले के कुछ मजबूत लोगों की भयानक दृष्टि ने तुरंत ठंडी हवा के झोंके की आवाज को संक्रामक रूप से फूटने के लिए प्रेरित किया। कई चौंकी हुई निगाहें काले वस्त्र पहने व्यक्ति को घूर रही थी, जो स्थिर खड़ा था। जैसे ही उन्हें मोटी सफेद लौ का खौफ याद आया, सबके सिर सुन्न हो गए। ये एक स्वर्गीय लौ है, गे ये ने अनजाने में चिल्लाया जब उसने काले वस्त्र पहने व्यक्ति को आश्चर्य से देखा। नलन यानरान का सुंदर चेहरा कुछ गंभीर था। उसने अपनी सुंदर ठोड़ी को धीरे से हिलाया, जबकि उसकी सुंदर आंखें काले वस्त्र पहने व्यक्ति को ध्यान से देख रही थीं, और बोली, ये व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली है। मो कबीले ने वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया है जिसे उन्हें इस बार उकसाना नहीं चाहिए था। दूसरी ओर ये कबीले का मुखिया, ये कांग भी उस भयावह मोटी सफेद लौ को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। हालांकि उसके तुरंत बाद उसकी आंखों के गहरे क्षेत्र में एक चमकीली चमक चमक उठी। स्पष्ट रूप से वो मो कबीले द्वारा इतने शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज करने पर बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। तुम कौन हो? ऐसा नहीं लगता कि हमारे मो कबीले ने तुम्हें नाराज किया है, तो तुम हमारे मो कबीले से क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे मो कबीले के पीछे मोटी सफेद लौ ने मो चेंग के दिल को भी अचानक डूबने पर मजबूर कर दिया। एक बेचैनी धीरे धीरे उसके दिल पर छा गई। जैसे ही उसने जोर से पुकारने के लिए अपना मुंह खोला, ही तुम्हारे मो कबीले के पीछे वो मिस्टी क्लाउड सेक्ट है ना? हालांकि अगर युन युन आज यहां होती तो भी वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाती, मो चेंग। काले लबादे वाले व्यक्ति की ठंडी हंसी ने मो चेंग के शब्दों को बाधित कर दिया। हालांकि उसके वर्तमान शब्द पहले की तुलना में और भी अधिक अभिमानी थे, लेकिन किसी ने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि वो निवारक के रूप में मोटी सफेद लौ के साथ बड़बड़ा रहा था।
किंग लिन को सौंप दो, नहीं तो आज मैं तुम्हारे मुंह कबीले को खून से नहला दूंगा। काले लबादे वाले व्यक्ति ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। उसके नरम शब्दों में अचानक एक कठोर हत्या का इरादा था। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो रहे हो? तुम मेरे मुंह कबीले को अपमानित कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय और संप्रदाय के नेता युन युन को अपने शब्दों से कलंकित करना असहनीय है। काले लबादे वाले व्यक्ति के शब्दों में हत्या के इरादे को महसूस करते हुए मो चेंग का दिल कांप उठा। हालांकि उसने फिर भी अपनी गर्दन कड़ी की और सही तरीके से आवाज लगाई। तुम सच में एहसान करना जानते हो। वैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर युन युन आज भी आ जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। काले कपड़े वाला व्यक्ति हल्के से हंसा। उसके कदम फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक उसका शरीर कांप उठा और उसके पैरों के नीचे से एक ऊर्जा विस्फोट हुआ। काले कपड़े वाला व्यक्ति तुरंत एक काले रंग की छाया में बदल गया और मो चेंग के पीछे दिखाई दिया, जैसे कि वो टेलीपोर्ट हो गया हो। अगर तुम उसे नहीं सौंपोगे तो मर जाओ। मो चेंग के कान के पास एक नरम बर्फीली आवाज गूंजी, जिससे मो चेंग की आंखें अचानक पिन होल के आकार की हो गई। इस राक्षस जैसी गति ने पहले ही मो चेंग के दिल में ठंडक पैदा कर दी थी। हालांकि उसका दिल ठंडा था, मो चेंग को एक प्रसिद्ध मजबूत व्यक्ति माना जाता था। उसके शरीर में डू क्यूई तुरंत बेतहाशा बहने लगी। गहरे लाल रंग की डू क्यूई लाल रंग की लौ के एक गुच्छे की तरह थी, जिसने उसके शरीर को पूरी तरह से अपने भीतर ढक लिया था। उसी समय उसकी हथेली पंजे की तरह मुड़ी हुई थी और उसके कुछ तीखे नाखून बाज के पंजे की तरह थे, क्योंकि उन्होंने हिंसक तरीके से काले वस्त्र वाले व्यक्ति के दिल को जकड़ लिया था। हिंसक तरीके से सिकुड़े हुए हाथ को देखकर काले वस्त्र वाला व्यक्ति ठंडे स्वर में हंसा। उसने अपनी मुट्ठी कसी और अतुलनीय रूप से क्रूर बल के साथ हथेली पर प्रहार किया। तुरंत एक स्पष्ट का चन ध्वनि के बाद मो चेंग का चेहरा अचानक सफेद हो गया और एक मुट्ठी भर ताजा खून हिंसक तरीके से उल्टी हुई, जिससे उसके कपड़े भीग गए। उसका शरीर भी उस क्रूर बल से उड़ गया और जमीन पर जोर से पटक दिया, जिसके बाद वो फर्श पर लगभग 10 मीटर लंबा एक लंबा निशान घसीटता हुआ चला गया, इससे पहले कि वो आखिरकार धीरे धीरे रुका। केवल एक ही आदान प्रदान में वो मजबूत व्यक्ति, जिसका नाम जिया मा साम्राज्य के पूरे पूर्वी क्षेत्र को हिला देता था, वास्तव में काले वस्त्र वाले व्यक्ति द्वारा लापरवाही से एक तरफ पटक दिया गया, जैसे कि वो एक घरेलू मक्खी को मार रहा हो। इस नाटकीय दृश्य ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। हालांकि सभी को पहले से ही लग रहा था कि काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ताकत उसके हमले के बाद अविश्वसनीय थी, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह असाधारण व्यक्ति वास्तव में इतना शक्तिशाली था। कम से कम 5 सितारा डू लिंग के एक मजबूत व्यक्ति में जवाबी हमला करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। ये किस तरह की भयावह ताकत थी? डू हुआंग पीले चेहरे के साथ उपस्थित लोगों ने मो चेंग को देखा, जो कुछ ही मिनटों में मो कबीले के ऊंचे प्रथम बुजुर्ग से एक बूढ़े व्यक्ति में बदल गया था, जो गंभीर संकट में था। काले वस्त्र के नीचे से एक उदासीन आवाज निकली, उस व्यक्ति को सौंप दो। अब तुम मो कबीले और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को भड़का रहे हो। अपने पैरों पर चढ़ते समय लड़खड़ाते हुए मो चेंग ने अपनी कठोरता को बनाए रखा, जैसा उसने कहा। इस समय वो स्पष्ट रूप से इस रहस्यमय व्यक्ति में भय पैदा करने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का उपयोग कर रहा था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है। कुछ हद तक निराश होकर काले लबादे वाले व्यक्ति ने अपना पैर धीरे से आगे बढ़ाया। एक बार फिर वो अजीब तरह से मो चेंग के सामने आ गया। उसने अचानक अपनी हथेली आगे बढ़ाई और मो चेंग की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए उसने एक उदास और ठंडी आवाज में कहा, चूंकि तुम नहीं जानते कि इसे कैसे संजोया जाए, तो तुम मर सकते हो।